मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज यस सर। क्लियरली आ रही है ना? यस सर। यस सर। अ, आज के 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय ई वेबिनार या फिर वेबिनार हम जिसे कहते हैं, क्योंकि एक हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा टाइप हो गया है, वेबिनार ही कर रहे हैं। जो सेमिनार जो हम फिजिकली मिलते थे वो तो अभी एक ऐसा समय आ गया है कि वो असंभव अभी तो लग रहा है। लेकिन मराठी में जो कहते हैं ना कि रात्रीच्या गर्भात से उद्याचा उषा काल, तो ये समय भी लग जाएगा, क्योंकि ये पहला समय नहीं है। ये मानव सभ्यता में जब से मानव का निर्माण एवोल्यूशन हुआ होगा, तब से इस प्रकार से आती गई और मानव समाज का कुछ हिस्सा नष्ट होता गया है। इसलिए हमको बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की आवश्यकता है नहीं। समय जरूर बदलेगा और इस बात को लेकर के हम आशान्वित रहेंगे। इस राष्ट्रीय वेबिनार के इस कार्यक्रम के आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रिंसिपल सर खालसा सर। उनसे मेरा पहले भी मिलना हुआ है। एक बार मुझे कॉलेज में बुलाया गया और प्रमुखता से मुझे यहाँ पर बुलाया जाए या राष्ट्रीय ई वेबिनार में मैं बात रखने जैसा बहुत बड़ा और या फिर बहुत विद्वान या फिर गहन अध्येता तो मैं हूँ नहीं। मैं एक सामान्य अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। ये इसीलिए मुझे बुलाया गया है यहाँ पे क्योंकि प्रोफेसर गजानन बोरकर सर मेरे मित्र है, लंबे समय से हमारे एक अनौपचारिक संबंध है। तो उस प्यार के उस प्रेम के वजह से उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं सबसे प्रथम तो प्रोफेसर खालसा साहब का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ पर उन्होंने बुलाया। और प्रोफेसर गजानन बोरकर सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो जिस प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया है और यहाँ पर बोलने की मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। दैट्स अ रियली ओवरवेलमिंग अपॉर्चुनिटी। और साथ ही में आज के प्रमुख वक्ता भुजंग बोबड़े सर, आपने बहुत ही ओजस्वी शैली से बात रखी है। और मैं देख रहा था कि आप जब भी बात रख रहे थे तो कुछ 80-85 पार्टिसिपेंट्स थे। जैसे आपने बोलना बंद कर दिया, संख्या 72 तक आ गई, तो उनको पता चल गया है कि इससे अच्छा कोई बोल नहीं सकता है, इसलिए बेचारों ने वो वैसे भी छोड़ना शुरू कर दिया है। आप आपका जो पूरी शैली थी वो बहुत ही आकर्षक थी। और आपने जिस प्रकार से बात रखी वो सच में ही मनमोहक थी। और बहुत सारी चीजों को आपने रखा है। और मुझे लगता है कि हमारे गढ़चिरौली जिले जैसे जगह पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि इस भाषा में और इसी शैली में अगर हम बात करते हैं तभी हमारे बच्चों तक हम पहुंच सकते हैं। बाकी जो एजुकेटेड कम्युनिटी जिसको हम एपिस्टमिक कम्युनिटी कहते हैं, एपिस्टमिक कम्युनिटी तो वो बात करती है। लेकिन ऐसा है कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, पिछले 10 साल से यहाँ पर दिल्ली में रहता हूँ और पिछले 5 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो मैं एक प्रकार की संस्कृति में ढल चुका हूँ। इसलिए मेरा जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ज्यादा आकर्षक, क्योंकि मैं वक्ता तो हूँ नहीं, आकर्षक होने की संभावना बहुत कम है, नहीं है। इसलिए मैं पहले ही अपेक्षाओं को तय कर दूं। आई मस्ट डिफाइन द एक्सपेक्टेशंस। और दूसरी बात यह है कि मेरा प्रेजेंटेशन प्राइमरली सॉर्ट ऑफ एकेडमिक होगा। तो इसलिए मैं जो भी पार्टिसिपेंट्स है आपके संयम की थोड़ी अपेक्षा करता हूँ। और आप मुझे संयम से सुनेंगे, इसकी अपेक्षा करते हुए मैं अपने विषय की शुरुआत करता हूँ। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन का विषय है, जैसे मेरे परिचय में भी कहा गया है, परिचय लंबा था और बड़ी बातें कही गई थी और परिचय में जनरली वैसे कहा भी जाता है। लेकिन मेरे आज का जो विषय है वह है कि हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड आइडियल सिटीजन। तो उच्च शिक्षा, नई शिक्षा नीति और आदर्श नागरिक की ये जो अवधारणा है, इस संबंध में मैं उसी आइडिया के इर्द गिर्द में मैं अपनी बात रखूंगा। जब हायर एजुकेशन की हम जब बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में जनरली हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से आगे की जो पढ़ाई होती है उसे हम हायर एजुकेशन करके मानते हैं। और हमें ये भी पता है कि हाल ही में जुलाई 2020 में हमने नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्वीकार किया है उसका। और जैसे बोबड़े सर कह रहे थे कि अब की जो शिक्षा पद्धति हमारी जो है, हमारी शिक्षा की जो भी व्यवस्था है, उसमें प्राथमिकता से जो डॉट लर्निंग जिसे कहते हैं, कि जैसे उन्होंने A+B² की जब बात कही तो उसका व्यवहारिक जीवन में क्या मतलब बनता है,
इसकी कोई कल्पना या फिर बच्चों को इसकी आइडिया भी नहीं होती है, इसलिए एक रॉट लर्निंग है। तो ये नई शिक्षा नीति ये रॉट लर्निंग से आगे चलकर उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को टच करने की कल्पना करती है। और इस सारे संदर्भ में इस शिक्षा के माध्यम से ही जो हम आदर्श नागरिक की कल्पना करते हैं या आइडियल सिटीजन की कल्पना करते हैं, मुझे लगता है कि ये शिक्षा के माध्यम से ही आइडियल सिटीजन, कम से कम आज के जो आधुनिक समय में हम एक आदर्श नागरिक का निर्माण करने में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन आदर्श नागरिक की कल्पना की हम जब बात करते हैं तो हमारे पूरे अस्तित्व को लेकर, अब हमारे अस्तित्व से संबंधित सारी वो संकल्पना है। अब इस संकल्पना की अगर बात करते हैं तो हमारी, जैसे बोबड़े सर ने भी कहा है कि हमारी पुरातन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था जो थी, या जो पुरातन हमारी जो नालंदा, तक्षशिला और अन्य जगह पे जैसी यूनिवर्सिटीज थी, और भारतीय सभ्यता को एक ज्ञानाधारित सभ्यता, नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी करके पहचाना जाता था। तो इसलिए और हमारी सभ्यता में हमेशा ही हमने सिर्फ अपने बारे में सोचने के बारे में हमें नहीं बताया गया था, हमने व्यष्टि, समिष्टि और परमिष्टि की कल्पना हमारी सभ्यता में हमने हमेशा ही उसकी अवधारणा हमने रखी है, उसकी कल्पना की है। व्यष्टि मतलब व्यक्ति, समिष्टि मतलब समाज, और परमिष्टि मतलब जो परमेश्वर है। जब हम परमेष्टि की बात करते हैं तो ये कल्पना केवल हमारी पूजा पद्धतियों तक ही सीमित नहीं है, वहां तक ही संकीर्ण नहीं है, लेकिन हमारे पूरे एक व्यापक जीवन जीने की जो कल्पना है, जीवन हमारे मूल्यों को देखने की हमारी जो कल्पना है, उस कल्पना से संबंधित है, जो परमेष्टि से हम बात करते हैं। जो हमें यहाँ पर हमने जो परमेष्टि की संकल्पना में क्या है कि हमारे नागर संस्कृति या फिर अरण्यक संस्कृति जो भी हुआ करती थी, इस संस्कृति में हमने आकार और निराकार, साकार और निर्गुण निराकार दोनों भी प्रकार के भगवानों की या इष्ट देवताओं की पूजा करने की कल्पना हमने रखी है। तो क्या कि हम मंदिरों में, मूर्तियों में भी हमने भगवान देखे हैं, और हम पेड़ पौधों में भी भगवान देखते हैं। वट की पूजा करना या फिर पीपल की पूजा करना, या फिर हमारी जो आरण्यक संस्कृति जिसे हम वनवासी समुदाय की जो संस्कृति है, इसमें अगर हम देखते तो वो आज भी, क्योंकि मैं खुद आरण्यक संस्कृति से आता हूँ, तो मैंने देखा है कि हर कार्य की शुभारंभ करने के पहले पेड़ की या पत्थरों की या नदी की, इस प्रकार की पूजा से होकर के सारी शुरुआत होती है। इसलिए हमने हमारी जो परमेष्टि की कल्पना बहुत व्यापक है, और जिसे हमने कहा है ना, एको हम बहुश्याम, उसके मूल में जो तत्व है वो एक है, लेकिन वो बहुश्याम है, अनेक रूपों में रूपांतरित है, वो अवतरित है। एको हम बहुश्याम, उस सेंस में अगर हम देखते हैं तो हमारी फिलॉसफी, ये जो मॉडर्न साइंस है, प्राइमरली क्वांटम फिजिक्स, बोबड़े सर समझ पाएंगे क्योंकि वो विज्ञान के भी छात्र रह चुके हैं। तो क्वांटम फिजिक्स या फिर जो बिग बैंग थ्योरी की जो कल्पना है कि एक बहुत बड़ा एक जो गोला था वो आकाश में या अंतराल में, आकाश मतलब ये अंतराल में फ्रीली फ्लोट हो रहा था, अचानक उसमें एक बहुत बड़ा बैंग हो गया, उसमें विस्फोट हो गया और तारे, ग्रह और सारे प्रकार की चीजों का निर्माण हो गया। तो एक चीज से अनेक चीजों का निर्माण हुआ। ये जो क्वांटम फिजिक्स की जो बात या फिर अन्य और नई मॉडर्न जो थ्योरीज है साइंस में, फिजिक्स में, ये हमने हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे स्मृति और श्रुति में बहुत पहले से हमने कहा कि एको हम बहुश्याम, एक मूल में तत्व एक है, लेकिन वो अनेक रूपों में अवतरित हुआ है, अनेक रूपों में रूपांतरित हुआ है। अगर हम देखते तो हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, इन सारे ये जो सारे ग्रंथ हमारी जो संस्कृति के परिचायक, इनमें कौन से तत्वों की बात कही है, जैसे बोबड़े सर ने भी कहा है, और प्रास्ताविक में प्रोफेसर खालसा सर ने भी बात कही कि हमें हमारे रूट्स की ओर जाने की आवश्यकता है, हमारी वास्तविकताएं, हमारी ओरिजिनल जो पहचान है, हमारी मूल पहचान, उसकी ओर जाने की आवश्यकता है। तो अगर हम उसमें देखेंगे तो हमने जब भी वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की, जैसे बोबड़े सर ने भी कहा कि सारी वसुधा को ही हमने कुटुंब माना है, सारी वसुधा को ही हमने हमारा परिवार माना है। इसीलिए हम सिर्फ अपने तक ही हमारी सोच मर्यादित नहीं है, सीमित नहीं है, हमारी सोच पशु पक्षी और विश्व में बसने वाले सजीव निर्जीव सभी प्राणियों तक हम पहुंचते हैं। इसलिए संत तुकाराम महाराज, चूंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, अब चूंकि मैं अभी यहाँ पे राष्ट्रीय वेबिनार है, मैंने सोचा कि कुछ हिंदी के लोग भी जुड़े हैं, इसलिए मैं हिंदी में बात
रख रहा हूँ, वैसे मराठी में भी रख सकता था। तुकाराम महाराज ने जो कहा है कि वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी, पक्षी ही सुस्वरे आळविती, येणे सुखेवरे एकांताचा वास, नाही गुण दोष अंगायत। इसका मतलब क्या हुआ? वृक्षवल्ली ये सब हमारी सोय है, सगे है, और इनके सानिध्य में हम जब रहते हैं तो कोई गुण दोष जो है, कोई दोष हमारे हम में आता नहीं है। ये हमारी कल्पना है। और विश्व मांगल्य की कल्पना की अगर हम बात करते हैं तो हमारे वेदों में जो कहा गया है कि सर्वेत्र सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी सुखी रहे, सबका कल्याण हो, किसको कदापि भी कुछ दुख का एहसास ना हो। ये विश्व मांगल्य की कल्पना हमने जो की है, ये सारी कल्पनाएं आज के समय में, आज के जो वैश्विक समुदाय में हम जब रहे हैं, हमारे जो डेस्टिनीज जो है, हमारे नसीब जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये जो कोविड पैंडेमिक की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, अब तो बहुत सारे रिसर्च बाहर आ रहा है कि या फिर वुहान शहर से ये जो वायरस फैल गया और सभी यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, सभी जगह फैल गया। तो ये सिर्फ यहाँ पर चीजों, गुड्स एंड सर्विसेज का ही नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही नहीं, चीजों का ही नहीं, बल्कि बीमारियों का भी एक वैश्वीकरण हो चुका है। इस वैश्वीकरण के समय में हमारी जो डेस्टिनीज जो है, हमारा जो भविष्य है, सारी मानव जाति और अन्य जो सजीव है उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसी की तो कल्पना हमने की। इसी के साथ में हमारी सभ्यता में हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने जो कहा है वही अंतिम सत्य है। उस सत्य के रास्ते पर अगर चलोगे तो तुम ईश्वर तक पहुंचोगे, अगर उस रास्ते पे नहीं चलोगे तो तुम्हारा ईश्वर तक कदापि पहुंचना असंभव है। तुम काफिर हो या तुम धर्मभ्रष्ट हो, और तो उसमें आप उन पर जो क्या कहते हैं कि ये उन पर एक प्रकार से ये जो काफिरों की जो सजाएं मिलती है, तो ये सजाएं देने की प्रावधान हमारी पूरी सभ्यता में कहीं नहीं थी। हमने कहा है कि एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, वो अनेक रास्तों से कहा गया है। लेकिन जैसे मैंने पहले एको हम बहुश्याम की भी बात कही थी कि मूल में तत्व एक है, वो अनेक रूपों में रूपांतरित है, और वो अंतिमतः एक जो सत्य है, ईश्वर है, वहां तक पहुंचेगा। तो हमने ये नहीं कहा कि हमारी पूजा पद्धति, हमारी प्रार्थना पद्धति और यही ईश्वर तक पहुंचाएगी। और जब हमारी प्रार्थना पद्धतियों की जब बात करते हैं हम, क्या हमारी प्रार्थना पद्धतियों में एकता है या उसमें यूनिटी है, जिसे हम कहते हैं कि कोहेजन या होमोजेनाइज्ड वो आइडेंटिटी है क्या, एक एक स्वरूप में आइडेंटिटी है क्या? नहीं। हमारी आरण्यक संस्कृति में अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों को फॉलो किया जाता है, हमारे नागरी समुदाय में अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों को फॉलो किया जाता है, शैव, वैष्णव और अनेक प्रकार की जो भी परंपराएं है, इनमें जो भी पूजा पद्धतियों का जो पालन किया जाता है, उसका अनुसरण जो किया जाता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमने किसी के विचारों को डिबंक नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि हमने ये कहा हम टॉलरेंस भी नहीं करते, हम टॉलरेट भी नहीं करते। टॉलरेट करने का मतलब क्या हुआ? मुझे पता है कि तुम गलत हो, तुम मूर्ख हो, लेकिन मैं तुम्हें मूर्ख होने का मौका देता हूं, मैं तुमको टॉलरेट कर रहा हूं। मतलब टॉलरेट करने की एक मर्यादा तो होती है। हमने टॉलरेंस ये हमारा फंडामेंटल नहीं है, हम स्वीकारते हैं, वी एक्सेप्टेंस नॉट टॉलरेंस। हम स्वीकारते हैं कि तुम में भी सत्य है, हम उसका भी स्वीकार करेंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि कोपरनिकस ने जब वो पहले जो टेलीस्कोप को ढूंढा और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पृथ्वी सपाट, जिसे कहते हैं कि पूरी तरह से ऐसे फ्लैट नहीं है, और पृथ्वी ही सबसे बड़ा ये नहीं है, प्लैनेट नहीं है, सूरज है, अन्य भी प्लैनेट्स है, बड़े हैं, पृथ्वी से बड़े हैं, पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द में चक्कर लगाती है, रोटेट करती है। ये सारी जो बातें कहने लगे तो वो तो बाइबल में कही गई नहीं थी। इसीलिए उनको विष का प्याला प्राशन करते हुए मृत्यु को स्वीकारना पड़ा, क्योंकि वहां के चर्च ने उनको ये बाइबल के खिलाफ एक ये क्या था, ब्लास्फेमी थी, और इस ब्लास्फेमी को पीछे लेने के लिए कहा। लेकिन वो कोपरनिकस भी क्या दम का आदमी रहा होगा
कि उसने कहा मैं जो कह रहा हूं अंतिमतः वह सत्य है, मैं किसी भी सूरत में मैंने जो भी कहा है मैं वापस नहीं लूंगा। तो मुद्दा यह है कि हमने इस प्रकार के ब्लास्फेमी की कल्पना हमने कभी नहीं रखी। इसलिए तो जो चारवाक फिलोसफी के चारवाक जो कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो कहते हैं कि जब तक जियो खूब मस्त जियो, मजे से जियो, अरे ऋण लो मतलब कर्जा ले लो, खूब खाओ पियो, अरे पुनर्जन्म, पृथ्वीलोक, इहलोक, परलोक, ये सारी कल्पनाएं हैं। ये सारी चीजें नहीं होती, ये सब थोथांडा है असं मराठीमध्ये जे म्हणतात ते। उन्होंने कहा कि ये सब फालतू है, ये सब झूठ है, जब तक जियो खूब जियो मजे करो। इसीलिए एक कविता में जो कहा गया है कि, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी जीवन पद्धति को, हिंदू ये धर्म है, रिलीजन नहीं है। रिलीजन और धर्म में अंतर है। धर्म जो धारण किया जाता है, इसीलिए इस धर्म हम जब, इसलिए हिंदू इस धर्म को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक इंटरप्रिटेशन में कहा है कि ये जीवन पद्धति है, ये रिलीजन नहीं है, ये पंथ नहीं है। इसलिए हम जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो धर्म निरपेक्ष नहीं, हम पंथ निरपेक्ष इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम धर्म निरपेक्ष इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए कविता में कहा गया है कि हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु तरु गिरी सरिता में एक ब्रह्म को पहचान। मानव पशु तरु गिरी सरिता, इन सभी में एक ब्रह्म को पहचाना है, जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। तो ये हमारी कल्पना है कि हमने हमारे अस्तित्व को स्वयं तक ही सीमित नहीं रखा। व्यष्टि जो है वो समिष्टि के साथ जुड़ा है और समिष्टि परमेष्टि के साथ जुड़ी हुई है। ये कल्पना जो है हमने कही है। इसलिए हम जब अधिकारों की हमारी अवधारणा है, तो उस अधिकारों की अवधारणा में हमने हमेशा हमारे कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा है। मैं आपको एक, जो हम आधुनिक समय में जब हम अधिकारों की बात करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसी के आधार पर, मतलब जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई या अमेरिकन रेवोल्यूशन या ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स या अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, उसके बाद में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो भी प्रिंसिपल्स आई, उन आइडियाज में अगर हम देखते हैं तो जब राइट्स की उन्होंने जो बात कर रखी है इसी, लेकिन राइट्स की अगर बात, सब राइट्स की अपनी बात करें, लेकिन जो ग्रीड है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एंड वी नो कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जिस प्रकार से मानव की एक प्रकार से विनाश हो गया मानव का, और इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में एलिनोर डी रूजवेल्ट नाम की एक विद्वान थी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की वो पत्नी थी। 1945 तक वो अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, उनकी पत्नी एलिनोर डी रूजवेल्ट। उनकी पहचान सिर्फ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एफडीआर जिन्हें कहा जाता है, उनकी पत्नी के तौर पे नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी मानव अधिकारों पर काम करने वाले एक विद्वान महिला के स्वरूप में भी उनकी पहचान है। और यूनाइटेड नेशंस में अनेक दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। उन्होंने जब 1946 में उनकी अध्यक्षता में ये जो मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जिसे कहते हैं कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जिसे इंग्लिश में उसे हम कहेंगे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, विच वाज एक्सेप्टेड ऑन 10th of December 1948। 10 दिसंबर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जिससे की गई थी। और उसके बाद में जो भी कॉवेनेंट आए, कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में, और देन कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये सब राइट्स की जब बातें आई, तो उस संबंध में 1946 में जब वे पूरी एक वो सुझाव मंगा रही थी विश्व भर के सभी बड़े लोगों से, विद्वानों से, और उन्होंने सुझाव महात्मा गांधी जी, जिनके नाम से आपका यह कॉलेज है, महात्मा गांधी जी से उन्होंने एक सुझाव मांगा और उन्होंने पूछा कि आप कुछ जो है, हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो हम ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, आप आपके कुछ सुझाव भेजें। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो हमारी सभ्यता की परिचायक भी है,
उन्होंने कहा कि अगर सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक उनका अगर पालन करेंगे तो सभी के अधिकारों का संरक्षण होना निश्चित है। तो हमने कहा कि व्यष्टि व्यष्टि अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, व्यष्टि ये समिष्टि के साथ जुड़ी है और ये समिष्टि जो है परमेष्टि के साथ जुड़ी है। यही कल्पना गांधी जी ने भी कही। और इस संदर्भ में अगर हम आधुनिक समय में अगर हम बात करते हैं तो हमारी भारतीय संविधान में, अब हम आधुनिक समय की बात करें कि हम वेद पुराण तक नहीं अगर सीमित नहीं भी रहते हैं, तो हमारी कल्पनाएं ये क्रांति से नहीं आई। वो अमेरिकन क्रांति के बाद जो कल्पनाएं आई या फ्रेंच क्रांति के बाद या जिसे हम इंग्लिश क्रांति हुई या रशियन क्रांति हुई या फिर जो चाइना की जो क्रांति 1948 की क्रांति हुई, इस प्रकार की क्रांतियों से हमारे दर्शन का निर्माण नहीं हुआ। हमारा दर्शन एक सोच से हमारे ऋषि मनीषी जो भी व्यक्ति रहे हैं उन्होंने उन प्राप्त परिस्थितियों में और पीसफुल सिचुएशंस में उन पर विचार करके उन फिलॉसफी को उन उस दर्शन को निर्माण किया है। लेकिन मॉडर्न समय में भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे संविधान में पार्ट 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसमें आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 के बीच में हमने मौलिक अधिकारों की बात कर रखी है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 42 आर्टिकल 32। और उसके बाद में अगर पार्ट 4 में अगर हम बात करते हैं तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि राज्य के दिशा निर्देशक जो तत्व है, आर्टिकल 38 से लेकर के आर्टिकल 51 के बीच में वो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात की है। उसके बाद में हमने जो कहा कि मौलिक अधिकारों की जो बात है, जो 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी 1976 में, उसके तहत 10 मौलिक अधिकारों की मतलब मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार तो हो गए फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे ड्यूटीज जो है। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी 1976 में, उसके तहत आर्टिकल ये एक पार्ट जोड़ा गया था पार्ट 4 में, पार्ट 4 कैपिटल ए एंड 51 आर्टिकल 51 कैपिटल ए में हमने 10 मौलिक अधिकारों की बात की। और फिर दिन 2002 में जो नया अमेंडमेंट हुआ था राइट टू एजुकेशन एक्ट के संबंध में, और एक शिक्षा से संबंधित एक नया अधिकार जोड़ा गया था। और इस प्रकार से जिसको 86th अमेंडमेंट थी, वो 86वीं संविधान सुधार जो था, उसके अनुसार एक नया कर्तव्य जोड़ दिया गया और इस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे राइट्स की, तो मैंने कहा था गांधी जी का उदाहरण मैंने इसलिए भी दिया है कि उन्होंने कहा कि हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करेगा तो खुद ब खुद उनके कर्तव्यों का भी संरक्षण होगा। तो हम जब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों में हम प्राइमरीली 6 मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 के बीच में मैंने जो कहे थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट, 6 मौलिक अधिकार जो हमारे। और मैंने कहा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो 11 है, 42nd अमेंडमेंट से जो 10 आए थे और 86th अमेंडमेंट जो 2002 में हुई थी उसमें एक और जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको जोड़ा गया था। इस प्रकार से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए बहुत सारे छात्र हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनमें से कुछ चीजों को समझे ताकि मेरे आर्ग्यूमेंट को आप समझ पाए। तो इसमें अगर बात करते हैं तो ये क्या हमने कहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या है, तो संविधान का हम पालन करेंगे और उससे संबंधित जो भी आदर्श संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान, इनका हम आदर करेंगे। उसी के साथ में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने की बात भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कही है। तो जो स्वतंत्रता के समय में जो भी एक तत्वों का निर्माण हुआ उनको संजोए रखना है, उनको प्रमोट करना है, उनको बढ़ावा देना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी,
जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए सभी लोग कोशिश करेंगे, उसे अक्षुण्ण रखने की कोशिश करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। और देश की रक्षा के संबंध में जब भी आह्वान किया जाएगा तो वे राष्ट्र सेवा में समर्पित रहेंगे, तत्पर रहेंगे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, समरसता जिसमें हम कहेंगे कि जो भेदाभेद नहीं होना चाहिए, समरसता, और ये समानता और समरसता में अंतर है। समरसता जब तक हम किसी को, जो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमने इक्वालिटी, जो समानता, जो फंडामेंटल राइट तो दिया है, लेकिन जब तक लोग समरस नहीं होंगे, दूसरे को सही मायने में मेरा बंधु, मेरा भाई है, इस प्रकार की भाव अगर नहीं रहेगा, तब जाकर, तब तक समरसता का भाव हमें निर्माण नहीं होगा। तो भारत के सभी लोगों में समरसता का भाव जागृत हो, समान भ्रातृत्व का भाव जागृत हो, और इन सब भावनाओं को निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो हम निभाएंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे। इसी के साथ में जो नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो भी गौरवशाली परंपरा रही है, उसको हम समझे और उसका अनुसरण अपने जीवन में हम करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जो अभी मैंने कहा था, वृक्षवल्लिया महासोयरी वनचरी, या वसुधैव कुटुंबकम की जो बात मैंने कही, कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव आते हैं, इन सभी की रक्षा करे, उनका संवर्धन करे, तथा जो भी प्राणी मात्र है उनके प्रति हम दया भाव रखें। इसके साथ में जो नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ये जो जब भी ये गड़बड़िया होती है, दंगा होता है, तो अनेक प्रकार के, जो हम मराठी में जिसे कहते हैं छपरी और टपोरी लोग, जो रास्ते पे आकर के पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करते हैं, इससे हम बचे रहे। और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में जो अंतिम जो है, जो करते हुए मैंने कहा कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की हम कोशिश करें, और जिससे राष्ट्र को हम नई ऊंचाई तक ले जाए। और मैं जो 11वां जो मैं कह रहा था कि जो 86th अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, उसमें उम्र के 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा कंपलसरी की गई थी, और वो नागरिकों को, मतलब जो पालक है, उन पर यह दायित्व दिया गया था कि वो हर संभव कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को वो घर में ना रखे, बल्कि 16 से 14 साल तक के फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की व्यवस्था। और इसी के माध्यम से फिर जो ये माध्यान्ह भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम वगैरह, ये सारी योजनाएं आती हुई दिखाई देती है। अब मैंने जो बातें कही है, इसका संबंध नई शिक्षा नीति से कैसे है? तो मैं अब जो कह रहा था कि उच्च शिक्षा में हम आदर्श नागरिक की जब कल्पना करते हैं, तो आदर्श नागरिक ये जो भी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में सजग है, और उसे अपने जीवन में उसका अंगीकार करने की जो कोशिश करता है, वही आदर्श नागरिक हम उसे कहेंगे। और इसको हमारी जो उच्चतर शिक्षा, जो हमारी शिक्षा 3 विभागों में, हमने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा, मैंने कहा कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और उससे आगे की जो पढ़ाई होती है, उसे हम उच्चतर शिक्षा कहते हैं। तो उच्चतर शिक्षा के संबंध में जो नई शिक्षा नीति का जो डॉक्यूमेंट आया, उसके परिशिष्टों में उसके प्रोविजंस किए गए। उसमें अगर आर्टिकल, उसमें जो परिशिष्ट 9.1, 9.1, इसमें 9.1 जो है सेक्शन, उसमें ये कहा गया है कि उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। जैसा कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांस्कृतिक और मानवीय राष्ट्र, जहां सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भाव हो, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में हमें विकसित करना है कि जिसकी कल्पना हमने हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहता है कि we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a
sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure them to all. हम सब उनके लिए क्या करना चाहते हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड जस्टिस। ये सारी चीजों को हम जब बात करते हैं, वो जो संविधान के मूल्यों को और उजागर करते हुए उनको प्रमोट करने की बात की, जो हमारे नई शिक्षा नीति है। मैंने कहा कि परिशिष्ट 9 में, सेक्शन 9 में, 9.1 में अगर हम पॉइंट देखते हैं तो उसमें यही कल्पना हम देखते हैं। अब जैसे बोबड़े सर कह रहे थे कि हमारी शिक्षा नीति ये, और इसलिए जरूर कोशिश, इसमें जो भी प्रावधान है, मैं पूरे के पूरे प्रावधान तो यहाँ पर संभव नहीं है। आप जब भी समय मिले तो, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट तो है नहीं, हिंदी में भी उपलब्ध है और ओरिजिनल लैंग्वेजेस मराठी में भी उपलब्ध है। जो मराठी में पढ़ना चाहते हैं आप मराठी में भी पढ़ सकते हैं, आप तुम्ही मराठीमध्ये ते वाचू शकता। पण ह्याच्यामध्ये मला काय म्हणायचं आहे की मुझे क्या कहना है कि आजीविका के साथ साथ उच्च शिक्षा पे आजीविका पर तो बल दिया ही गया है, एम्फोसिस रखा गया है। इसी के साथ में एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के संबंध में उनमें भावों का विकास हो, इसके लिए भी कोर्सेज को डिजाइन करने की बात कही गई। इसी के साथ में अगर आर्टिकल 9 मतलब सेक्शन 9.1.1 जो सेकेंड पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्व उच्चतर शिक्षा का जरूरी उद्देश्य अच्छे, ये ध्यान इंपॉर्टेंट है कि अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करने का जो उद्देश्य वह रखता है। और इसी के साथ में वो कहता है, ये जो डॉक्यूमेंट कहता है कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है कि जो चरित्र, नैतिकता और संवैधानिक मूल्य, बौद्धिक जिज्ञासा जिसे हम लॉजिक एंड रीजनिंग कहेंगे, वैज्ञानिक स्वभाव, साइंटिफिक टेम्परामेंट, रचनात्मकता, सेवा की भावना और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और भाषा, और साथ ही में इन्हीं के साथ में व्यावसायिक, तकनीकी और अन्य प्रकार की जो भी शिक्षा है, इस शिक्षा को ग्रहण करने वाले नागरिकों का निर्माण करना है। पहले क्या था, जो वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स जिसे कहते हैं कि जो साइंस पढ़ेगा वो सिर्फ साइंस ही पढ़ेगा। और मैं क्योंकि 11th 12th में मैं साइंस में था, तो वहां पर जो मराठी और इंग्लिश सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए तो कोई ध्यान देता नहीं है। अब छोड़ो, वो तो कोई करना नहीं है, क्योंकि पीसीएम करना है तो फिर मेडिकल टेस्ट में जाएंगे हम, और पीसीएम करेंगे तो इंजीनियरिंग में जाएंगे, और पीसीबी करेंगे तो मेडिकल में जाएंगे। मतलब हमने एक जो झापड़ बंद जसं म्हणतो आपण मराठीमध्ये, कि वो जो हमने एक संकीर्णता का जो दृष्टिकोण का विकास हमारे छात्रों में उच्च शिक्षा में हुआ था, तो उससे बाहर लाते हुए जो इंटरडिसिप्लिनरी, आंतर शाखीय व्यवस्था को निर्माण करना, ताकि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो जो अच्छे हो, चिंतनशील हो, बहुमुखी प्रतिभा वाले हो। इसी के साथ में विज्ञान, समाज विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, इनका अध्ययन करने वाले हो। साथ में मूल्य, बौद्धिकता, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा, समर्पण, इन भावों का विकास ऐसे नागरिकों में हो, इसकी कल्पना सेक्शन 9.1.1 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बड़ी क्लियरली कहा गया है। और जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कह रहा था कि 9.1.2 में ये नई शिक्षा नीति में ये कल्पना की गई कि व्यक्तियों के समग्र विकास के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों का एक निर्धारित सेट शामिल किया जाए। मूल्य और कौशल, सिर्फ मूल्यों से दुनिया नहीं बदलेगी, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि मैं एक छोटे गांव से आता हूं, मैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हूं या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आया हूं, मैं ऐसे ही सीधे नहीं आया हूं। मैं, मेरे घर में सुबह का खाने के बाद शाम का क्या खाया जाए इसकी चिंता थी। ऐसे परिवार से अगर यहाँ तक मैं आया हूं, तो मैं कल्पनाओं में नहीं रहा हूं, मैंने वास्तविकता से संघर्ष किया। मैंने हर एक कदम पे, और जो कुछ लोगों ने एक गुना ही संघर्ष किया, मैंने दुगुना संघर्ष किया है, और मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ। इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति, इसलिए मैं हमेशा ही वास्तववादी दृष्टिकोण रखता हूँ, ज्यादा कल्पनाएं करते हुए बढ़ता नहीं। और वास्तविकता का ये यहाँ पर वास्तविकता को भी एक जोर दिया है। उसमें कहा गया है कि
कौशल और मूल्य, इन दोनों भी चीजों का सृजन हमारे युवाओं में, उच्च शिक्षा लेने वाले युवाओं में हो, इसकी कल्पना परिशिष्ट या फिर हम जो सेक्शन कहेंगे 9.1.2 में कहा गया है। ये सब उच्चतर शिक्षा के संबंध में प्रावधान है हमारी नई शिक्षा नीति। और मैं अंतिम एक बात कहूंगा, उसमें तो बहुत सारे प्रावधान है, सारे सारे पर चर्चा तो हो नहीं सकती, आप भी थक गए हैं, मैं और ज्यादा समय लूंगा नहीं। ये लास्ट पॉइंट कहते हुए मैं कंक्लूड करूंगा मेरे आज के ये प्रेजेंटेशन का मेरा विषय। तो जो 9.1.3 ये जो नई शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा के संबंध में ये कहा है कि सामाजिक स्तर पर उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है, जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूंढकर लागू कर सके। तो अगर हम सभी चीजों को अगर हम देखते हैं तो इसमें ये जो इस पॉइंट में अधिक ये भी कहा गया है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जो व्यक्ति खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, सांस्कृतिक, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील, अभिनव मतलब नवाचारों से युक्त, इनोवेशन जिसे हम कहते हैं, कुछ नई कल्पना लेकर चलने वाला, और प्रगतिशील और समृद्ध व्यक्ति बने। और ये इन्हीं व्यक्तियों के क्योंकि राष्ट्र जो है वो कोई ज्योग्राफी नहीं है, वो सीमाएं नहीं है हमारा, या जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो जीता जागता पुरुष, राष्ट्र पुरुष हम जिसे कहते हैं। तो राष्ट्र ये सिर्फ जमीन के टुकड़े से नहीं बनता है, हर व्यक्ति से बनता है, वहां की सभ्यता से बनता है, हमारे सामाजिक आचरण से बनता है। तो खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, सांस्कृतिक, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील और समृद्ध व्यक्ति जब निर्माण होगा तभी जाकर के इस प्रकार के खुशनुमा, सामंजस्य पूर्णता रखने वाला, सांस्कृतिक आधार पर खड़ा हुआ, उत्पादकता रखने वाला, अभिनव, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण, जिसे हम कहते हैं कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने सामने रखे हैं, या फिर उसके बाद में हमने जो भी कल्पनाएं रखी है, और 2022 में हम हमारी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहे हैं। अब हम जो पीछे मुड़ के देखेंगे तो मुझे लगता है कि इन सब गुणों का जब सृजन हमारी उच्चतर शिक्षा के माध्यम से होगा, तभी हमारे जो युवा है वो कल के राष्ट्र के राष्ट्र राष्ट्र के हम क्या कहेंगे, ध्वजवाहक बनेंगे। वो राष्ट्र निर्माण करने वाले एक मीन्स बनेंगे, एक साधन बनेंगे, और साध्य हमारा होगा कि हम सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बना सके। तो मेरा ये कहने का ये मतलब हुआ कि हमारी सभ्यता में हमने हमेशा कर्तव्यों पर बल दिया है, ना कि सिर्फ अधिकारों पर। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम हमारे अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहेंगे। अधिकारों के प्रति सजग कब रहेंगे, कब होंगे जब हमारे कर्तव्य, और शर्म तो आनी चाहिए, मैं अपने कर्तव्य नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरी अधिकारों को बड़े जोर शोर से मांग रहा हूं। मैं उच्च शिक्षा में से संबंधित हूँ, कभी कभी मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारी पूरी व्यवस्था से संबंधित जो भी लोग हैं वो अक्सर अपनी अधिकारों की बहुत बड़े पैमाने पर मांग करते हैं, कर्तव्य के प्रति कोई अवधारणा नहीं होती है। अनेक प्रकार के लोग होते हैं। तो हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर हमारे अधिकारों की मांग तो हम जरूर करेंगे, पर अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हम उतनी ही निष्ठा रखेंगे। तभी जाकर के मुझे लगता है कि जो उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य है, एक आदर्श नागरिक बनाने का उद्देश्य, वो सफल हो जाएगा, और तभी जाकर के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हम खड़े भी हो पाएंगे। आपने मुझे बड़े संयम से सुना। अब मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 56 लोग बचे हुए हैं। तो मैंने जो पहले शुरुआत में मेरा जो हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल सही था कि वो जाने वाले ही थे। खैर, आपने अभी तक मुझे संयम से सुना, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ पर मेरी बात को विराम देता हूँ। Hello. Hello. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for your valuable guidance. And
as such, we have no questions in the chat box. But I have few like, but it is not actually. What's more important to society, religious deed or values? Religious? Deeds or values? ऐसा है कि ये कोई बाइनरी नहीं है. देयर इज नो बाइनरी बिटवीन रिलीजियस, हम जिसको रिचुअल्स कहते हैं, देयर इज नो बाइनरी बिटवीन रिचुअल्स एंड वैल्यूज. वैल्यूज एंड rituals can have interconnected notions until and unless we have certain institutions. जैसे हमने कहा कि we had the Gurukul system, we had the ideas of morality, and most importantly remember this, हमारे जो स्पिरिचुअल वैल्यूज ही जो थे और जो हमारे स्पिरिचुअल डीड्स ही थे जो हमको कनेक्ट कर रखे. अनेक सारी सभ्यताएं जो है हिंदू सभ्यता के साथ सभ्यताएं आई और वो एक जगह कहाँ गए थे, डिड नॉट लास्ट फॉर मोर पीरियड दैन द फुटप्रिंट्स ऑफ कैमल इन द शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ डेजर्ट. दो हिंदू सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं इसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, प्राइमरीली ये तीन आइडियाज बहुत इंटरकनेक्टेड है. दे फेस्ड similar ups and downs, they lasted, they continued, they perpetuated, they kept on thriving because Hindu civilization is the only civilization in the world which keeps changing itself with the changing times, and therefore our deeds are not very much stubborn, our values are also not stubborn. इस संबंध में मैं इतने में पूजनीय मोहन भागवत जी जो सरसंघ चालक है उन्होंने बात कही कि जो ये मानता है कि अन्य लोगों से कोई यहाँ पर आकर नहीं रह सकता या मुसलमान यहाँ के नहीं है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता है, वो फिलॉसफी को समझता ही नहीं है. इसलिए हमने कहा कि जो चाहे जिस पथ से आए, इसलिए इंडिया को ये भी कहा मेल्टिंग पॉट, इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट, मतलब जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा. जो भी आए जिस पथ से आए केंद्र एक ही है, एक को हम बहुत सा. इसलिए इसमें कोई बाइनरी नहीं, देयर इज नो बाइनरी, there is in fact unity and unison. Thank you, sir. Another question is like how to develop this type of social values in society. I think she must be asking about the ethical values, ethical social values in the society. देखिए ऐसा है कि एथिकल सोशल वैल्यूज ये सिर्फ हमारे क्लासरूम्स में तैयार नहीं होंगे. एथिकल सोशल वैल्यूज ये हमारे सामाजिक मूल्य जो है, जो समाज में हमारी जो भी अवधारणाएं हैं, और क्योंकि क्लासरूम में जो पढ़ाने वाले वो शिक्षक है, वो शिक्षक कोई परग्रह से तो नहीं आते, वो समाज से आते हैं, और वो भी समाज से जो सीखते हैं वही वो उसको प्रेसिपिटेट करेंगे क्लासरूम में. इसके अलावा हम जो कुटुंब प्रबोधन की बात करते हैं कि हमारे सबसे पहले हमारे पहले हीरो कौन होते हैं, हमारे माता, पहला हीरो पिताजी होते हैं और पहली हीरोइन हमारी माता जी होती है. हीरोइन मतलब पिक्चर में नाचने गाने वाले नहीं, जो हीरोज हम जिनको हम नायक मानते हैं, जीवन में कुछ योगदान देते हैं. तो पहली बात तो हमारे जीवन की शुरुआत हमारे फैमिली से होंगी. और इसलिए जैसे बोबड़े सर भी कह रहे थे कि ये जो पश्चिम का अंधानुकरण, हमने क्या क्या हमने बच्चों को किस प्रकार के हमने कहा कि जो मॉडर्निटी, आधुनिकता मतलब कपड़े, या अच्छा आपका बेटा आपको मम्मी कहता है, मेरा बेटा तो आपका बेटा आपको आई कहता है, मेरा बेटा तो मम्मी कहता है. अरे मम्मी का मतलब होता है कि वो जो डेड बॉडीज जो होती है ना, उसको जो वो बरियल करते थे पिरामिड्स में, वो मम्मी होता है. हमने हमारे यहाँ पे, हमारी तो सभ्यता है नहीं. अब आजकल आप देखिए बच्चों के नाम क्या क्या कहाँ से लाकर रखे जाते हैं. हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जो बुद्ध ग्रंथ हुए, जैन ग्रंथ हुए, इतने सुंदर सुंदर नाम है, वो नाम हमको सूझते नहीं, वो कहाँ से नाम उठा के ले आते हैं और उनको लगता है कि दैट इज अ फैशन. तो इसलिए जैसे बोबड़े सर ने भी जो एग्जाम्पल उस बच्चे का दिया कि जो 4 कार खरीदना चाहता है, 4 नौकर रखना चाहता है, ये जो द ब्लाइंड इमिटेशन of the Western civilization in Indian context is not going to help us out. If we have to moralize ourselves, if we have to channelize our young generation in a moralistic way,
सोसाइटी विच हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यष्टि समष्टि परमेष्टि की जो बात की, ऐसे समाज का अगर हमें निर्माण करना है तो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय सभ्यता में ही उन मूल्यों को लोग बच्चों पर लगाने होंगे, उन पर वो आरूढ़ करने होंगे, तभी जाकर के वो अच्छे आदर्श नागरिक जो एथिकल वैल्यूज को लेकर चलने वाले हैं वो बन पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में ज्योतिष शास्त्र का समावेश सही है क्या? अब ये कॉन्टेस्टेबल इशू है। अब इस पर मैं, ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र को जिस प्रकार से हम हाथ देखने की विद्या कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र वहां तक नहीं। अब मैं आप कुछ बच्चों का, अगर बहुत सारे जो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सोशल मीडिया में हूँ, फेसबुक पे हूँ, व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप पे तो छोड़ ही दीजिए, इंस्टाग्राम पे हूँ, विवेकानंद नरताम, विवेकानंद नरताम से अगर ढूंढेंगे, और यूट्यूब पे भी मैं हूँ। यूट्यूब में मैं रेगुलरली कुछ छोटे मोटे वीडियोस डालता रहता हूँ। आप अगर जुड़ेंगे मेरे साथ इंस्टाग्राम वगैरह में, तो फेसबुक पे तो तकरीबन 5,000 मेरे दोस्त कंप्लीट हो गए, इंस्टाग्राम पे है, आप अगर जुड़ेंगे तो मैं वहां पर बहुत सारे लिंक शेयर करता रहता हूँ कि इंडियन फिलोसफी में ज्योतिष एक सिर्फ एक कन्फाइंड वो हाथ की रेखाएं देखने की विद्या नहीं, उसमें गणित है। हमें जो आइडिया, जो पाइथागोरस की थ्योरी और ज्योमेट्री की जो प्रिंसिपल्स है, और ये जो कोपरनिकस के पहले भी यहाँ पर भास्कर आचार्य और वेदशालाएं थी यहाँ पर, मतलब जो मुद्दा यह है कि हमने अपने आप को भुला दिया। और जैसे बोबड़े सर ने कहा कि यहाँ पे जो जन्म के आधार पर किसी की जाति नहीं तय होती, तो वो तो कर्म के आधार पर होती थी। तो एक समय के बाद जिन व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए अपना कब्जा बनाया, उन लोगों ने ये तय किया कि जो ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण कुटुंब में जन्मेगा वही ब्राह्मण बनेगा। ऐसा नहीं था। अगर कर्म के आधार पे है तो मैं क्षुद्र समाज से आता हूँ, लेकिन मैं आज ब्राह्मण हूँ क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ।